हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संभव एजुकेशन में एक बार फिर से। आज हम लोग यूजीसी नेट का दूसरा टॉपिक सभा समिति और विद्वत के बारे में चर्चा करेंगे। यूजीसी नेट में सिर्फ सभा और समिति के बारे में है, बट हम लोग विद्वत के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है और इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एज अ नॉलेज, हम लोग नॉलेज के लिए सिर्फ इसको जानेंगे जरूर, ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पिछले वीडियो में प्यार देने के लिए, और उसी प्यार के कारण मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं आगे वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आगे चलता हूं टॉपिक पे। तो मैं बता दूं कि ये सभा समिति और विद्वत जो है ये ऋग्वैदिक कालिक संस्थाएं हैं। और ये संस्थाएं कैसे आई, इनकी क्या प्रारूप है, हम लोग इस वीडियो में चर्चा करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक समाज जो है वो कबीलाई समाज है, वो कबीलों में बटा हुआ है। क्योंकि हमें जैसा पता है कि ऋग्वेद आर्यों ने लिखा है, और आर्य जो है एक ही बार भारत में नहीं आ गए, वो वेव की तरह धीरे धीरे आए और कबीला बनाकर आए। और इस कबीला का जो एक हेड होता था उसको हम लोग राजा कहते थे, मतलब कबीला का एक राजा होता था, ठीक है। और ये जो व्यवस्था था, ये व्यवस्था जो था, और ये राजा जो था ये इंडिपेंडेंट नहीं होता था। इसे प्रतिनिधि संस्थाओं को विश्वास में लेकर उनकी इच्छा के अनुसार काम करना होता था। मतलब ये राजा जो है ये अपने इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, कोई भी काम नहीं कर सकता, और इन्हें प्रतिनिधि संस्थाओं से को अपने साथ लेना होगा। और वही प्रतिनिधि संस्थाएं जो है वो है सभा, समिति और विद्वत। और ये समय के अनुसार ये लोगों का काम भी चेंज हुआ और इनकी बातें भी चेंज होती गई। हम लोग ऋग्वेद में या बहुत सारे जगहों पर ऋग आर्यों के 5 कबीलों के बारे में हमें चर्चा मिलती है, जो कि है अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु, ठीक है। ये जो कबीलाएं व्यवस्था थी, ये जो कबीलाएं व्यवस्था थी या जनों में जो ये लोग विभक्त थे, ये ये जो अपनी प्रणाली यूज करते थे, ये राजतंत्रात्मक प्रणाली यूज करते थे या गणतंत्रात्मक प्रणाली यूज करते थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो संस्थाएं जिसको राजा अपने विश्वास में लेकर कार्य करता था, वो संस्थाएं किस तरह की बातों को चर्चा करता था और कैसे अपने कार्य को करता था, और हमें कहाँ से इसकी एविडेंस मतलब सोर्सेस मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि ये संस्थाएं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर चर्चा करती थी, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बताया सभा, समिति और विद्वत, तो सभा और विद्वत जो है उसमें महिलाएं भाग लेती थी, जबकि समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में कहा गया है, ये अथर्ववेद में कहा गया है। और इसकी ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो कृपया आप लोग ये जो पीले हाईलाइट किया गया है पीले कलर से, उसको आप लोग नोट कर ले, ठीक है। कम से कम पीला जो हाईलाइट है जहां मैं चिन्ह लगा रहा हूं उसको तो आप लोग नोट कर ही ले, ठीक है। और आपको बता दूं कि जिस समय ऋग्वैदिक एज के बारे में बात हो रही, उस समय ये संस्थाएं जो थी काफी विकसित रूप में थी, ठीक है। सभा जो है इसमें संभ्रांत लोग, ब्राह्मण, अभिजात लोग, मतलब बेसिकली इसमें संभ्रांत लोग जो धनी थे, जो मतलब कि धनी लोग थे, जो सामर्थ्यवान लोग थे, वो इसमें भाग लेते थे, ठीक है। बाकी मैत्रेयी संहिता में कहा गया है कि स्त्रियों के लिए उनका द्वार जो है उन्मुक्त नहीं था, मतलब स्त्रियां भी इसमें भाग लेती थी। और ऐसा नहीं है कि ये स्त्रियां जो है सिर्फ भाग लेती हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, और उनको इन सभा में काफी प्रतिष्ठा भी, बहुत प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा नोट्स के लिए है। तो सभा शब्द का ऋग्वेद में 8 बार वर्णन किया गया है, अथर्ववेद में 17 बार इसका वर्णन किया गया है। उनके सदस्य को सभासद कहा जाता है और अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, ठीक है। ये जो सभा है ये अदालत के रूप में कार्य करता था, अदालत के रूप में कार्य करता था, और इसमें
अपराधियों को दंड भी दिया जा सकता था, अपराधी को दंड भी दिया जाता था, आप ऐसा कह सकते। इसमें आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक बातों पर विचार होते थे। इसमें जो एक सभापति नामक अध्यक्ष का चर्चा हुआ है, मतलब तो ये इससे अति होता है कि सभापति से स्त्री का इससे मतलब भाग लेती थी, इसका प्रमाण मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्त्रियां जो थी वो अध्यक्ष के पद पर भी थी। इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री की स्थिति उस समय बहुत ही अच्छा था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वेद में नित्य, संगीत, जादू टोना, ऋग्वेद में सभा के बारे में कहा जाता है कि इसमें संगीत, जादू टोना और ये इसके स्थान पे खेल कूद, जुए का भी बात हम लोगों के सामने आता है। ठीक है, ये सभा जो है ये धीरे धीरे जो है ये सिमटने लगता है। राजा ताकतवर राजा जो होते हैं वो खुद जो है उनकी शक्ति में वृद्धि होती है, वो बढ़ती है। राजा धीरे धीरे इन सभा पे हावी होने लगते हैं और ये सभा जो है राजा के दरबार में जाकर राजा के दरबार का रूप ले लेती है। और क्या होता है, ये जो संभ्रांत लोग हैं, जो हम लोग ब्राह्मण के बारे में बात किए थे, व्यापारी के बारे में बात किए थे, तो ये देखिए ये ब्राह्मण है, ये राजपुरोहित का कार्य करने लगेंगे, व्यापारी लोग भी कुछ व्यापार का मंत्री पद पे चले जाएंगे। तो ये लोग क्या होता है कि ये जो सभा के जो सदस्य लोग हैं ये राजा के दरबार में सीमित होने लगते हैं ताकत बढ़ने के समय। अब हम लोग देखते हैं समिति, समिति एक मिनट, समिति, हाँ समिति, समिति शब्द जो है ऋग्वेद में 9 बार आया है और अथर्ववेद में 13 बार आया। आप लोगों को बता दूं कि समिति जो है ये आम लोगों की संस्था है। इसमें संभ्रांत लोग भी आ सकते हैं, आम लोग भी आ सकते हैं और सभी लोग आ सकते हैं। इसमें कई जगहों पर ऐसा दिखाया गया है कि राजा बैठे हुए हैं और कहीं जगह पे ऐसा दिखाया गया कि बहुत सारे कबीलाओं के हेड जो है वो भी बैठे हुए। तो क्यों नहीं बैठे रहेंगे जब यहाँ पे राजा का चयन किया जाता था, समिति के द्वारा ही राजा का चयन किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एक साथ कई शासकों के बैठक का वर्णन किया गया। समिति के ठीक है, समिति एक लोकसभा थी, मतलब लोगों, आम लोग सभी इसमें भाग लेते थे और इसमें आम लोग भी भाग लेते थे, जबकि सभा सिर्फ संभ्रांत लोगों की संस्था थी और ये सभी लोगों की संस्था थी। ठीक है, इसमें ज्यादातर धार्मिक मुद्दों पर बात की जाती थी और प्रार्थनाओं से संबंधित थी। ये प्रार्थना करते थे राजा को, मतलब जो राजा बन जाते थे उनको कि भैया हमको ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह से प्रार्थना पत्र देकर या अपनी बातों को प्रार्थना करके बताएं, क्योंकि ये आम लोगों की संस्थाएं हैं। ठीक है, इसमें मैंने जैसा कि बताया कि ये आम लोगों का है, बट राजा का चयन इसी संस्था से होती है। अब यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक यूजीसी नेट का है, तो इसके बीच में मतलब ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट। तो हम लोग जानेंगे सभा और समिति के बीच का अंतर। तो सभा और समिति का बीच का एकमात्र अंतर ये होता है कि सभा जो है ये न्यायिक कार्य करता है और समिति जो है राजा की नियुक्ति करता है। और आप लोगों को एक चीज और याद रखना है कि सभा जो है संभ्रांत लोगों की संस्था है और समिति आम लोगों की संस्था है। सभा में स्त्री भाग लेती है, जबकि समिति मैंने अभी पढ़ा, इसमें कहीं भी मैंने स्त्री की चर्चा नहीं की है। इसका मतलब है कि समिति में स्त्री भाग नहीं लेती थी। ठीक है, और जैसे कि आपको बताया कि सभा जो है ये राज दरबार में सिमट कर रह जाता है, लेकिन समिति पूर्णतः समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये 3 अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। एक चौथा अंतर ये भी कि सभा जो है वो संभ्रांत लोगों की संस्था है, 100 से संभ्रांत, और समिति जो है वो आम लोगों की संस्थाएं। और ये विद्वत और ये समिति के बारे में जो है ये सभा के बाद की संस्थाएं हैं। ठीक है, और ये विद्वत, अब जो सभा, समिति और विद्वत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये विद्वत जो है विद्वत जो है ये सभा और समिति से पहले की संस्था है। ठीक है, इसका उल्लेख हम लोग देखिए कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख 22 बार, 122 बार और अथर्ववेद में 22 बार। ठीक है, ये दोनों की मिश्रित संस्थाएं हैं, उससे पहले की संस्थाएं। तो इसमें क्या होगा, स्त्री भाग लेगी, इसमें देवता का पूजा होगा। तो देवता में इनमें ज्यादातर अग्नि, इंद्र की पूजा की
बात की गई है। ठीक है, इसमें सैन्य धर्म निरपेक्षता पर बात होता है, धार्मिक पर बात होगा, सैन्य उद्देश्यों पर बात होगा, क्योंकि ये लोग सभा और समिति दोनों का मिश्रित स्वरूप है। ठीक है, चलिए, महिलाओं को सभा और विद्वत में भाग लेने की अनुमति मिश्रित है, तो सभा में स्त्री भाग लेती थी, तो विद्वत में भी स्त्री भाग लेगी। ठीक है, जो देखो एक बात और है कि सभा में जो है स्त्री का एक ही बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, जबकि विद्वत में अक्सर स्त्री का नाम लिया जाता है। इसका मतलब है कि विद्वत में अक्सर स्त्रियां भाग लेती थी। और जैसा कि मैंने बताया कि विद्वत आर्यों की सबसे प्रारंभिक लोकसभा थी। ठीक है, और ये सैन्य, धार्मिक और सामाजिक बातों पर चर्चा करती थी। विद्वत में युद्ध से प्राप्त वस्तुओं को बांटा जाता था। अब ये कबीला, जैसे आर्य लोग कबीला के रूप में ही होंगे और वो पूर्णतः यहाँ बसे नहीं होंगे। जैसे ऋग्वेद जो है वो ग्रामीण संस्था के बारे में बताती कि ग्रामीण लोग थे, और ये जो है ये लोग कबीला के रूप में होंगे, हमेशा लड़ते रहते होंगे। उस समय ये विद्वत जैसी संस्थाएं होगी, इसीलिए इसमें युद्ध से जो प्राप्त वस्तुएं होती थी उसे भी विद्वत नामक संस्थाओं में बांटा जाता था। अब इसके साथ ही एक आगे क्वेश्चन मैंने दिया है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 3 2014 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से देना है। और इस क्वेश्चन को आंसर देने के साथ ही आप लोग आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। और जो सही आंसर देगा, आंसर के साथ ही आप अपना नाम नीचे लिख दीजिएगा, और जो सही आंसर देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आप इस पे ध्यान से पढ़िए, थोड़ी सी भी ध्यान लगा कर पढ़िए, और इस पे बहुत सारी क्वेश्चन बनते रहती है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अगली बार मैं बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।